हेलो दोस्तों, अपने आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर जो है द्विध्रुवता का अंत, उसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ सेकंड चैप्टर से यही क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो देखो, सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि प्रथम विश्व युद्ध देखो कब हुआ था, 1914 से 1918 में। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा रूस, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता था, और अमेरिका को यूएसए। तो क्या हुआ था, जो देश यूएसए यानी कि अमेरिका का समर्थन कर रहे थे उन सभी देशों को पहली दुनिया के देश कहा जाता था। जो देश रूस का यानी कि यूएसएसआर का समर्थन कर रहे थे उन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। और जो देश ना ही पहले खेमे में शामिल थे ना ही दूसरे खेमे में, गुटनिरपेक्ष थे, जो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर रहे थे, जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं थे, ऐसे देशों को तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया या तीसरी दुनिया के देश कौन से थे। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्या कारण रहे सोवियत संघ के विघटन के। तो जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी क्रांति हुई, यानी कि बोल्शेविक क्रांति भी जिसको बोलते हैं, जो कि 1917 में हुई थी, तब वहाँ पे आपका सोवियत संघ की एक तरीके से नींव पड़ चुकी थी, तो जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था पहले, और ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। सोवियत संघ का विघटन हो गया था 25 दिसंबर 1991 में। फिर अब विघटन के कुछ कारण रहे थे जो कि इस प्रकार हैं आपके। पहला, एक दल का प्रभुत्व। सोवियत संघ देश में एक ही पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, जिसके द्वारा सोवियत संघ में एक ही दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही अंकुश था। पूरा नियंत्रण रखती थी कौन उस पर, कम्युनिस्ट पार्टी। अब सोवियत संघ की जनता की इच्छा को पूरा करने में वो समर्थ थी नहीं। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ था, गणराज्यों के समूह में रूस के प्रभुत्व को देखकर भी जनता शोषित महसूस करती थी कि सब जगह तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन सोवियत संघ में एक ही पार्टी का दबदबा है, जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्था का सत्तावादी होना। साम्यवादी व्यवस्था थी, सत्तावादी होना मतलब मनमानी करना एक तरीके से। तो क्या हुआ था, निजी संपत्ति तो समाप्त कर दी गई थी, बल्कि जनता के जितने अधिकार थे वो सभी अधिकार जनता की जगह सरकार के हाथ में थे। सरकार अपने निर्णय करती थी। निर्णय करती क्या थी, जनता पे थोपती थी, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो बस निर्णय सुना देती थी। अब ये चीज़ भी जनता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ गया और सोवियत संघ का विघटन का ये भी एक बिंदु है जो कारण बना। इसके अलावा संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो रहा था। संसाधनों का सही प्रयोग न होना भी एक कारण हुआ। क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ लोगों का ये मानना था कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभुत्व हो गया था। उन देशों पर अपना प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में वो संसाधन लुटा रहे थे उन देशों पे, और जिससे आर्थिक स्थिति चरमराने लगी थी। इसके अलावा अधिक से अधिक संसाधन उन्होंने परमाणु हथियारों की होड़ में लगा दिए थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। इसके अलावा पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना। शीत युद्ध में यूरोप दो भागों में बंट चुका था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था तेजी से विकसित हुई, जनता की आकांक्षाओं को भी वो बहुत अच्छे से पूरा कर रहे थे और हर चीज़ में वो सही थे। तो देश का जो आर्थिक विकास तेजी से हुआ, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ पिछड़ता चला गया। एक देश जब ज़्यादा विकास कर रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है।
तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता का आकर्षण किसकी तरफ हो गया था? पूंजीवाद की तरफ। उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत जल्दी से अपना विकास कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, तो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था सही नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था सही है, लोगों को ऐसा लगने लगा। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव ने की सुधार नीति। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया था? पुनर्संरचना और खुलेपन की नीति को लागू कर दिया। जो तब सोवियत संघ की जनता को पता चला कि आर्थिक प्रगति के मामले में पश्चिमी जगत से सोवियत संघ बहुत पश्चिमी प्रगति के मामले में पश्चिमी जगत सोवियत संघ से बहुत आगे है, यानी कि सोवियत संघ बहुत पीछे है विकास के मामले में। अब ये नीति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये नीति को लागू करने का समय बहुत खराब था। उन्होंने ऐसे समय में इस नीति को लागू कर दिया जिससे जनता को सब कुछ साफ साफ पता चलने लग गया कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि उस समय पे सोवियत संघ की स्थिति बहुत खराब थी। तो अगर या तो ना शुरू से ये करना चाहिए था कि सब चीज़ ट्रांसपेरेंट होता, जनता को सब पता चलता रहता है कि कब क्या हो रहा है सरकार में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अचानक से ऐसा कर दिया जिससे कि अब जनता को पता चलने लग गया कि जो पश्चिमी देश हैं जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जा रहा है वो सब ठीक है, अच्छे से प्रगति कर रहे हैं अपनी, और बल्कि साम्यवादी व्यवस्था वाले पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विघटन का। इसके अलावा जो मिखाइल गोर्बाचेव ने केवल सोवियत संघ में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो काफ़ी देर में की। तो जनता सोवियत संघ के किसी भी कार्य से खुश नहीं थी। अब इसके कारण क्या हुआ, चाहे वो कैसे भी काम करता, अच्छे भी काम करता, बुरे भी काम करता, कुछ भी करता, कितना भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता, जनता को वो गलत ही लग रहा था, क्योंकि जनता उससे चिढ़ खा चुकी थी। तो ये भी एक कारण बना किसका? सोवियत संघ के विघटन का। इसके अलावा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। सोवियत संघ के विघटन के कारण सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था, जनता अपने विचार की अभिव्यक्ति नहीं कर सकती थी, इसके कारण भी जनता में आक्रोश बढ़ गया। अब बात ये थी कि चाहे सरकार कोई भी नियम व कानून बना ले, कैसा भी काम कर ले, अब उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, लेकिन जनता खुलकर अपनी बात सामने रख नहीं सकती थी, क्योंकि उनको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी नहीं। तो जिस देश में जनता को खुलकर अपने विचार देने का अधिकार ना हो, तो उस देश की जनता एक ना एक दिन तो सरकार से परेशान हो ही जाएगी, और परेशान होके उसका विरोध करना शुरू कर ही देगी। तो ऐसे में क्या हुआ था? यही हुआ। और जैसे ही सोवियत संघ की जनता ने ऐसा किया, इसके कारण विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश का विघटन हो गया, जो कि 25 दिसंबर 1991 में हुआ। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1939 से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया, यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन कर रहे थे देश, उनको पहली दुनिया के देश कहा जाता था। जो यूएसएसआर यानी कि रूस या सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे, उन्हें दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। कुछ देश ऐसे थे जो गुटनिरपेक्ष थे, दोनों में से किसी भी खेमे में शामिल नहीं थे, स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे थे, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। इसके अलावा बात करें सोवियत संघ के विघटन की, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, या रूस की क्रांति भी उन्हें उसे ही बोला जाता है, तभी हमारे सोवियत संघ की नींव डल चुकी थी और उसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था और 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया था। विघटन के कारण थे एक दल का प्रभुत्व, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था, अपनी मनमानी करती थी, अपने तरीके से सारे काम करती थी, जिससे जनता बहुत परेशान थी। इसके अलावा साम्यवादी व्यवस्था का ही सत्तावादी होना, यानी कि सिर्फ साम्यवादी व्यवस्था थी, लोगों के पास कोई अधिकार थे नहीं, उन्होंने सारी निजी संपत्तियों को समाप्त कर दिया था और सारे अधिकार सरकार के पास सौंप दिए थे। जनता के पास कोई अधिकार था नहीं, जिससे कि जनता में असंतोष फैल गया। इसके अलावा संसाधनों का सही प्रयोग नहीं हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में कहा जाता है सोवियत संघ का प्रभुत्व था, तो अपना प्रभुत्व या दबदबा बनाए रखने के लिए अपने अधिक से अधिक संसाधन उस पर लुटाए, जिससे आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई। इसके अलावा शस्त्रों यानी कि परमाणु हथियारों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, आर्थिक स्थिति जिसके कारण खराब हो गई थी। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना
तो शीत युद्ध के दौरान जब विश्व पूरा दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि कैसे पूंजीवादी व्यवस्था तेजी से विकसित हो रही थी साम्यवादी व्यवस्था की तुलना में, और लोगों की सारी आकांक्षाओं को भी पूरा कर रही थी। तो इससे भी लोग पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हुए। ये भी एक कारण बना साम्यवाद यानी कि सोवियत संघ के विघटन का। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति से लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से जो समाजवादी व्यवस्था है वो पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि पश्चिमी व्यवस्था से बहुत कम तरीके से विकसित हो रही थी, वो बहुत जल्दी विकसित हो रही थी और समाजवादी व्यवस्था पिछड़ती जा रही थी। ये भी एक कारण बना विघटन का। और इसके अलावा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी लोगों के पास, तो सरकार चाहे कैसे भी काम करती, लोगों को अभिव्यक्त करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, चाहे अच्छे काम हो चाहे बुरे काम हो, बस लोगों पे थोपे जाते थे। तो ये भी कारण बना उसके विघटन का, और अंत में 25 दिसंबर 1991 में उसका विघटन हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉक थेरेपी पे। तो शॉक थेरेपी के अगर कारण पूछे जाएं तो आप यही कारण लिखेंगे जो आपने सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखे हैं। अगर शॉक थेरेपी क्या है पूछी जाए तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का मॉडल ही शॉक थेरेपी कहलाया था। अब ये मॉडल रखा किसने था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने ये मॉडल रखा था। अब इसकी विशेषताएं थी क्या कि देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाए, इससे कोशिश तो यही थी इसकी, और देश में निजी स्वामित्व का होना, प्राइवेटाइजेशन का होना, कुल मिला के राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना या पूंजीवाद पद्धति से खेती करना। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई थी, और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, ये कुछ विशेषताएं थी इसकी। आप इसके पॉइंट्स याद करके एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर देंगे, बहुत हो जाएंगे। जैसे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, मतलब पूंजी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। देश में निजी स्वामित्व का होना, प्राइवेटाइजेशन का होना, जैसे कि अभी हमारे देश में भी हुआ, कुछ समय पहले ही रेलवे का कुछ भाग बेच दिया गया, तो ये भी क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हो गया। कुछ बैंक्स थे ऐसे जो पहले गवर्नमेंट बैंक कहलाते थे, उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो भी अब निजी हाथों में चले गए। इस तरीके से राज्य की संपदा का निजीकरण, यानी कि जो पहले राज्य की संपदा होती थी उसको बेच दिया गया, उसका निजीकरण कर दिया गया। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदलना, ऐसे हुआ। पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, मतलब ऐसी पद्धतियां इस्तेमाल करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी आए। और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलेपन या मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया, और पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। कुल मिला के क्योंकि पश्चिमी देशों में क्या था, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया था, तो उनसे जुड़ाव। इसके अलावा शॉक थेरेपी के परिणाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का एक अच्छा तरीका साबित नहीं हुआ। क्यों? इसके कारण पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से नष्ट हो गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों में बेच दिया गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी ज़रूरी उद्योगों को औने पौने दामों में, बहुत कम दामों में कुल मिला के निजी हाथों में बेच दिया गया था। रूसी जो मुद्रा थी, जिसे रूबल कहा जाता था, उसमें भारी गिरावट हो गई थी। कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हर सामान की। जो सामूहिक खेती प्रणाली को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई, जिसके कारण खाद्यान्न आयात करना पड़ा। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद में कमी हो गई, यानी कि जीडीपी बिल्कुल गिर गई। गरीब और अमीर की बीच की जो खाई है वो बढ़ गई। गरीब और गरीब हो गया और अमीर बहुत अमीर हो गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया गया। शॉक थेरेपी के कारण लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना की तरफ ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सबका ध्यान पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने में था, और संविधान जल्दबाजी में तैयार किया गया।
और जिससे कि संसद जो है वो अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था रह गई, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं था। ये तो बहुत जल्दबाजी में देखा, जब बहुत बुरा हाल हो गया तब जाके उन्होंने संविधान तैयार किया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पार्ट 2 में इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक है, या बर्लिन की दीवार क्यों बनी। जस्ट उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर से। तो देखते रहिए जीके बैंक।